हो गया। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आज कर ही देते हैं ना। 10.1 क्लास 11th एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखें, लेकिन आपको बता दें इसमें इस एक्सरसाइज में 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास 10th में चैप्टर 7 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका यूज करके होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कौन सा मार्कर आ गया, ये ब्लैक लेगा तुम लोग, चलो ठीक है। कह रहे हैं ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या था, वही हमारा जो नॉर्मली अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। इस पर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक भैया है -4,5, तो इधर कहीं होगा -4,5, और एक है x पे जाओ 0, y पे जाओ 7, ये रहा 0,7, और एक है 5,-5, x पे जाओ दिस, और y पे लगभग यहाँ कहीं होगा, और एक है हमारा -4,-2, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बनना भैया ये, ठीक है। कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड करो। तो क्वाड्रिलेटरल के डायरेक्ट एरिया का कोई भी भैया फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे, क्लास 10th का क्वेश्चन है भैया। मैंने क्या किया, इससे इसको मिला दिया, ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अगर इसका नामकरण करता हूं मैं ABCD तो हो जाएगा ना, करूंगा नहीं, खैर मैं पूरा इसको मैं खुद नहीं करूंगा, केवल छोड़ दूंगा, और बहुत से बच्चे इसको खुद नहीं करेंगे, उनको पता है सिंपल चीज़ है। तो इसका एरिया ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम जो एरिया ऐड कर देंगे ABC प्लस एरिया ADC, क्लियर है, इनको ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, चमका। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, x1 y1 x2 y2 x3 y, किसी को कुछ भी ऐड कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस से, चमका। तो बकवास क्वेश्चन था, बकवास तो नहीं कहेंगे यार, खैर एक बार ये था कि हाँ 10th का कंसेप्ट था। ये जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है, वाह ये अच्छा क्वेश्चन है, जबकि 1 नंबर का है कहने को, बहुत से बच्चे इसके डायग्राम बना नहीं पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं 2-3 बातें आपको जरूर बताऊंगा। अब यार तुम लोग जो ये ना विस्परिंग करते हो, ये मुझे पसंद नहीं, बोलो मत, फिर माहौल अच्छा बना के रखो, बोल क्यों रहे हो। चलिए अच्छा देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है भैया। ये कह रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका जो बेस है वो अलोंग द वाई एक्सिस है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड एक्सिस बना लें। अब कह रहे हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका बेस है जो अलोंग द वाई एक्सिस है। अलोंग द वाई एक्सिस का मीनिंग कि वो वाई एक्सिस के साथ है, मतलब इसके पैरेलल है या इसके ऊपर, कुछ भी हो सकता है। अगर ये लाइन है और आप इसके साथ चल रहे हैं तो हम इसको बोल देंगे अलोंग दिस लाइन, उस लाइन के साथ साथ, क्लियर डियर। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं आगे, वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। अब देखो यहीं पे लॉजिक है, हमने कहा कि यार एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस अलोंग द वाई एक्सिस है, तो वो ये भी हो सकता है अलोंग द वाई एक्सिस, ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं उसका जो बेस है का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, तो पक्की बात है कि उसका बेस पूरा किस पे, वाई एक्सिस पे है, तभी तो इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे होगा। अगर मैं कहूं कि इसका मिड पॉइंट ये, तो ये ओरिजिन थोड़ी ना है, बात समझ में आई। अगर केवल अलोंग है तो मतलब इसके पैरेलल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं उसका मिड पॉइंट ही वाई एक्सिस पे है, तो पक्की बात है यार वो वाई एक्सिस पर ही होगा। तो अब दोबारा समझाते हैं एक बार, मतलब डायग्राम बना देते हैं, क्लियर है ये चीज। हाँ यही बात इस क्वेश्चन में, तो और कुछ नहीं था। तो ये रहा भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रहा ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, नाम दे दिया A। अब सुनो, ये मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो ये पूरी लेंथ 2a है, तो पक्की बात है ये A और ये A होगी, सही बात है ना, क्योंकि 2a है पूरा। अच्छा जी, ये ट्रायंगल है और ये मिड पॉइंट है। क्लास लेके जाऊंगा आपको 8th 6 7 8th में, मतलब हमने पढ़ा है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल से अगर हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये हमेशा बराबर होते हैं, क्लियर बात है। तो पक्की बात है ये एंगल 90 ही होगा, एक्सिस के बीच में एंगल 90 का ही होता है, बात समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब ये एल्टीट्यूड है, पक्की बात है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर अगर कट कर रहा है। अब हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल
फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टिसेस बोले तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा नहीं आपने कि सर आपने इस तरफ ही क्यों लिया, इस तरफ क्यों नहीं लिया, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। नहीं आ रही बात समझ में, क्योंकि इन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो कहीं भी ले लो, इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, लेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कि केवल माइनस प्लस का चक्कर आ जाएगा। ठीक है चलिए, अच्छा ये डिस्टेंस कितना a है, तो क्या हम इसको 0, a लिख सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस x क्या होता है 0 होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0, -a लिख सकते हैं, पक्की बात है। अब जो थोड़ा बहुत लॉजिक है वो इसका, लॉजिक तो क्या कुछ भी नहीं है यार, ये a है, अब हमको कैसे करके इसके कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। कैसे पता करोगे, पाइथागोरस थ्योरम तो ये पता है। अरे यार ये पक्की बात है, ये 2a होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, पक्की बात है ये 2a होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये निकाल सकते हैं, पक्की बात है। या फिर ये एंगल 60 भी होगा, ट्रिगोनोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, पक्की बात है ना। तो लगा दो यार 2a का ट्रायंगल, वो नाम दे दो AOB में 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये OB स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर OB स्क्वायर। और देखो सुनो ध्यान से, क्या अंडर रूट स्क्वायर जब भी हटता है इधर अंडर रूट आता है, प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस a√3 आ गया, पक्की बात है। अब सुनो प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि अगर आप इधर लेते तो इधर x किसका होता है, माइनस का होता है, इधर लिया तो किसका होगा, प्लस का, तो बस सिंपल इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a√3, 0। ठीक है, अगर आप इस तरफ लेते सब कुछ सेम होता, केवल यहाँ पे आता माइनस का, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है जी, पक्की बात है। कोई डाउट हुआ तो बताओ यार, ऐसा बताओ करना, कोई डाउट है बताओ। सर ये आपने a√3 x मतलब x क्यों लिया, 0 क्यों, मतलब 0 पे 0 पहले क्यों नहीं लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर हम x एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट लेते हैं उस पर y 0 होता है, और y एक्सिस पे x से 0 होता है, और कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x से लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, इसको एब्सेसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था। तो x एक्सिस पे y क्या होगा 0 होगा, और y हमेशा आता है बाद में, तो y को यहाँ पे लिखा a हमेशा, x हमेशा पहले आएगा। चमका, कोई डाउट है क्या, छापो, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वहाँ ये कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस। यार अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है, वैसे है तो बहुत सिंपल। देखते हैं क्या कह रहे हैं कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, कंडीशन है कि इनके बीच का डिस्टेंस बताओ जब PQ पैरेलल टू द y एक्सिस। मतलब y एक्सिस क्या है, सपोज यहाँ P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो P पॉइंट से कोऑर्डिनेट कितना है x1 और y1, x2 और, अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो आप कहेंगे सर इसमें लॉजिक क्या है, हम सीधे से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। आप कहोगे सर हम ये फॉर्मूला लगा के आ जाएंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर इसमें लॉजिक क्या है ऐसा, इन्होंने क्यों ये क्वेश्चन दिया। अरे भैया अगर ऐसे करके आओगे तो तुम्हें मिलेंगे 0 नंबर। पूछो क्यों, अगर ये PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो पक्की बात है कि x2 और x1 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्लास 9 में हमने पढ़ा है अगर यहां पर इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 3,0, मतलब x एक्सिस पर ये 3 है तो हर जगह x कितना होगा, 3 ही होगा हर जगह। तो अगर ये x2 है तो ये भी x2 ही होगा, तो ये बराबर ही तो होंगे, इसलिए लॉजिकल क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला तो खैर यही रहेगा हमारे पास, लेकिन क्या होगा x2 की जगह x1 रख दो और x1 की जगह x1 रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 डिफरेंट होंगे, तो ये 0 हो गया। कनक आगे देखो यार, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस, पक्की बात है, अंडर प्लस माइनस भी लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये P की पैरेलल टू द x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या सेम होंगे, y सेम होंगे, वो कर देना, सिंपल सी बात है। तो लॉन बच्चों वाली बात है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ही तो है ये, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो गया, तो डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा, कोऑर्डिनेट तो हो सकते हैं प्लस माइनस। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस,
कह रहे एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करो। देखो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम करेंगे। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, मान लो ये रहा, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो वाई कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्स को एक्स की, अब पता नहीं कितना डिस्टेंस है यहाँ से, तो एक्स को एक्स लेट कर लिया। विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो पॉइंट है, दो गिवन पॉइंट है, वहां से इक्वल डिस्टेंस पे। क्या ये क्वेश्चन एकदम क्लास 10th की तरह नहीं है? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है आपस में, तो डिस्टेंस फॉर्म लगा के बराबर रखो, एन जो द लाइन विदाउट बाय। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। अब लगा दो यार ए बी के बीच का डिस्टेंस लगा दो ना, तो ये लो x1, ये लो y1, ये लो x2 और ये लो y2। ठीक है, तो यार लगा दो, इसमें क्या है, x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सेम यहाँ से 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल। अब यार खुद सॉल्व करो, ये उम्मीद मत करना क्लास 11th में अगर हो तो स्क्वायर करो, दोनों तरफ कर देना। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ, अब स्लोप बट देखा, अब पता लग रहा है कि भैया अब जो क्वेश्चन है वो 11th के, वरना अभी तक 4 के 4 क्वेश्चन थे, सारे क्लास 10th के कंसेप्ट से सॉल्व किए मैंने। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कहां से होती हुई जा रही है, ओरिजिन से। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो एक लाइन है, वो कहां से होती हुई जा रही है, ओरिजिन से होती हुई जा रही है। चलो इसको हटाओ पहले थोड़ा सा। हाँ, तो ये बोला क्वेश्चन नंबर 5th में कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, और देखो अब उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन से होती हुई जा रही है। ठीक है भैया, ओरिजिन से होती हुई जा रही है, पक्की बात है। ठीक है, फिर आगे भी कुछ कह रहे हैं, आगे भी कुछ कह रहे हैं, एंड passes through the origin and the midpoints of the line segment joining the point this and this। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अब सुनो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। कह रहे हैं एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, इस लाइन का स्लोप मान लो m है, हमको ये फाइंड करना है। ये लाइन एक तो जा रही भैया ओरिजिन से, मतलब 0 को हम, और कहां से, और एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को मिलाकर बना है उसके मिड पॉइंट से। मतलब ये एक पॉइंट हमने समझाने के लिए आपको ले लिया, कायदे में ये वैसे देखा जाए तो रॉन्ग है, क्योंकि 8,0 कहां पर है, एक्स एक्सिस पे आएगा। समझो एक लाइन सेगमेंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट है, उससे भी ये लाइन होती हुई जा रही है। लॉजिक समझो, फिर से लॉजिक समझो, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। ये लाइन एक तो जा रही है ओरिजिन से, और दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके बीचों बीच से जा रही है। क्लियर है? तो इस लाइन का हमको स्लोप फाइंड करना है। क्लियर है? अच्छा, क्या इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी है क्लास 10th में। 8 और 0 को ऐड करो कितना होगा, 8, और डिवाइड बाई 2 4, -4 और 0 को ऐड करो -4, डिवाइड बाई 2। तो ये लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होती हुई जा रही है। ये बात समझ आई नहीं आई? मतलब एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना जो ओरिजिन से जा रही है, और कोई एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को मिलाकर बना उसके मिड पॉइंट से जा रही है। पक्की बात है? तो भैया अब इस लाइन का हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। और ये लाइन 2 पॉइंट से होती हुई जा रही है। जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से होती हुई जाती है तो भैया उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन, तो ये x1 और ये y1, x किसी को कुछ भी लेट कर सकते, ठीक है। तो y2 माइनस y1, y2 कितना -2 -0, x2 कितना 4 माइनस 0, तो माइनस का 2 अपॉन 4 माइनस का 1/। क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा, वैसे भी कभी लाइन का स्लोप फाइंड का एंगल की तो बात हुई नहीं थी इसमें, तो 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट तो वैसे हमें पता होने चाहिए 2 पॉइंट्स के। क्लियर है? तो एक ये था, दूसरा ये था। चमका? उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते बहुत से बच्चे। अच्छा, इस लाइन का स्लोप माइनस में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, अगर एकदम मैं करेक्ट बोलूं तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया कायदे में गलत है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना और एक्यूट पॉजिटिव होता है। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो ऑब्ट्यूज हो गया ये, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है जी। हटाओ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार बात नहीं करो भाई, 6 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ठीक है भैया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, और शो करो कि अगर इन 3 कोऑर्डिनेट्स को, अगर आप 3 पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखेंगे। इस तरीके से ये कह रहे हैं
ये एक ABC है, किसी के कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, मान लो ये 4,4 है और ये 3,5 है और ये -1,1 है। अब सुनो इनका टारगेट हर्ट्ज क्या है, ये कहना है ये प्रूव कर दो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम इसको क्लास 10th की तरह भी कर सकते थे। इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, किसी का भी डिस्टेंस का स्क्वायर करके अगर इन दो के सम के स्क्वायर के इक्वल है तो समझ लो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है और एक एंगल 90 होगा। क्लास 10th में तो ऐसे करते, कह रहे यार ऐसे मत करो भाई, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा टारगेट क्या, हम किसी भी एक एंगल को अगर आपने 90 दिखा दिया तो पक्की बात है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल तो 90 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा टारगेट किसी भी एक एंगल को 90 हम देखें। अब सुनो, हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर दो लाइन 90 पे कट करते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हमने पढ़ा नहीं, हमने प्रूव किया है। तो यार अब एक काम करो, स्लोप निकाल दो तीनों साइड के, स्लोप ऑफ BC का स्लोप निकालेंगे, AC का निकाल देंगे और AB का निकाल देंगे। ठीक है, क्यों निकाला अभी आपको बताएंगे। चलिए पहले BC का हम लोग स्लोप निकालते हैं, डायरेक्ट निकालूंगा y2 - y1 / x2 - x1। तो -1 से 5 किया तो माइनस का 6, -1 से माइनस किया तो -4, मतलब 3/2 आ गया। कनक दिक्कत कुछ, क्योंकि फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। चलिए AC का तो -1 से ये किया तो -5 और -1 से ये किया तो -5, कितना आ गया +1। चलिए अब निकालते AB का, तो 5 से 4 गया 1 और 3 से गया तो कितना आया। अब एक बात ना सुनो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या आंसर -1 नहीं आ रहा है, यस और नो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यार, स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू, क्या कर रहा हूं मैं, इनटू स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू -1 आ रहा है, यस और नो। इसका मतलब AB कहां भी है, AB ये रही और AC कहां है, AC ये रही। ये इनका स्लोप, इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं, मतलब ये एंगल कितना होगा। भले ही देखने से यार नहीं लग रहा, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था ना कौन सा 90, हमने तो ऐसे ही बना दिया एट रैंडम। क्लियर है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 तो पक्की बात है राइट एंगल ट्रायंगल, चमका स्लोप का यूज करके। ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, या है तो बताओ, कुछ दिमाग में कुछ आ रहा है खुरापात वगैरह कुछ। अब ये नहीं कहो कि सर इनका प्रोडक्ट क्यों नहीं, अरे यार किसी का भी हमको करके -1 आ गया तो ये लाइन 90 पे इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए 7 देखते हैं इसी के साथ। कैन आई फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। बहुत बढ़िया है भाई, देसी क्वेश्चन है, देसी तरीके से समझेंगे। देसी इन द सेंस कि अपना जो क्वेश्चन ने बोला है उसका डायग्राम कैसे बनेगा। कह रहे एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो y-axis के साथ, वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बनाती है 30 डिग्री का। तो भैया ये रहा, ये रही वाई एक्सिस और ये है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कितना दिया है 30 दिया गया। चमका, पक्की बात है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि इस लाइन का क्या फाइंड, स्लोप फाइंड करना। इस लाइन का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करके आएंगे कि tan 30, और tan 30 होता है 1/√3 और नंबर मिलेंगे 0। क्यों, स्लोप की डेफिनेशन क्या थी कि यहां पे जो एंगल होता था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता था, यहां तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से है। ये बात समझ आ रही है, तो एक्स एक्सिस से कितना होगा। एक बात सुनो, एक बात सुनिए, ये तो 90 होता ही है और ये 30 है। अगर एक्स एक्सिस से देखा जाए तो क्या एंगल 120 नहीं होगा। अगर इस एंगल को देखा जाए तो क्या 120 नहीं होगा, क्योंकि 90 तो जब आप यहां से यहां तक गए 90 तो हो ही गया। बात को समझो ना, तो इतना तो 90 है ही, और इतना कितना 30 और है, तो क्या 120 एंगल नहीं होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। फिर से बात सुनो, देखो इतना तो भैया एंगल 90 हो गया और इतना और कितना हो गया, ये बात समझ आ रही है, पक्की बात है। तो अब इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, m = tan 120, और यार 120 को हम लिखते हैं 90 + 30। 90 + 30 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, नेगेटिव होता है। 90 है तो cot, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया
और पक्की बात है माइनस में है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखो ऑब्ट्यूज आ रहा है 120 का, ऑब्ट्यूज तो है। इसमें एक दिक्कत आ सकती है, जो सोच रहे होंगे कि सर ये 30, हमें ये कैसे पता कि ये हमारा 120। ऐसे मत लो आप, ये एंगल 30 है और ये कितना है 90, तो ये पूरा 120 नहीं हो गया, ऐसा ना। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये दोनों तो हो गए, फिर इनका सम हो ये 30 है, ये 30 है, इन दोनों सम एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। मतलब कनक जी ने ये आंसर दिया है कि सर अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, पक्की बात। ये 90 है तो एक्सटीरियर 120 तो होगा, ठीक है। कैसे भी आप समझ सकते हैं, गुड। अच्छा जी, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी में कर देते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन 8। तो कनक आपने अच्छा लॉजिक दिया, गुड। रिसिल ने तो नहीं बताया था, हाँ फिर ठीक है। चलिए रिसिल देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे यार 8 देखेंगे। ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो, जबकि ये तीनों पॉइंट्स के आपस में कोलिनियर है। ये भी क्लास 10th की तरह हो जाएगा, क्लास 10th की तरह, लेकिन यार 11 का यूज करेंगे। तो ये मान लो x, -1 है, ये मान लीजिए 2, 1 है, और ये मान लीजिए 4, 5 है। कोलिनियर बोले तो एक सीध में है। अगर कोलिनियर है तो पल्लवी इन दोनों का और इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका स्लोप बराबर होगा। तो यार इसका नाम दो a, इसका नाम दो b, इसका नाम दो c। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ, अब यार करो y2 - y1 2 और 2 - x, 5 - 1 और 4। अब x निकालो बच्चों की तरह, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करो, क्वालिटी पे ध्यान दो ना कि क्वांटिटी पे, ठीक है। चलिए हटाओ आगे, तुम अपना इस पे ध्यान दो। देखते हैं यार, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन, तो प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो देखते हैं, अच्छा पहले तो जल्दी से एक रफली डायग्राम बना देते हैं। ए बी सी डी, ये कितना है। और सुनो क्लास 9th में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। उसमें कहा था अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या काम करने होते हैं, या तो अपोजिट साइड दिखा दो पैरेलल तो वो पैरेललोग्राम है, या फिर अपोजिट एंगल दिखा दो इक्वल तो भी वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। या फिर आप ये भी दिखा सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके इक्वल भी है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, या फिर ये दिखा दो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कुछ भी दिखा दो यार, इन चारों में से एक कंडीशन भी दिखा दी तो वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता था। तो एक काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा यार 11th में हम लोग हैं तो 11th का यूज करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप स्लोप निकालो ए बी का, चलिए अच्छा 0 से गया 1, 4 से गया 6, 1/6 आ गया। अब डायरेक्ट कर रहा हूं यार, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा आप यार स्लोप निकालो सी डी का या डी सी, कुछ भी कर लो। तो 3 से 2 गया 1 और 3 से ये 6, क्या ये दोनों बराबर आ गए। और हमने पढ़ा है अगर किन्हीं दो लाइन के स्लोप बराबर हैं तो वो पैरेलल होते हैं। तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। सिमिलरली ऐसे इसका दिखा देना, ये भी इसके क्या आएगा पैरेलल आएगा, तो पक्की बात है पैरेललोग्राम आ जाएगा। अपोजिट साइड्स अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर इक्वल हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, पक्की बात है। अब बहुत से होशियार बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये मान लो स्क्वायर है, इसकी भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, हम लोग तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। आपने कहा है कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो वो होता है पैरेललोग्राम, तो हम तो इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं। तो सुनो, पैरेललोग्राम के 3 बच्चे, जिसका एक का नाम रेक्टेंगल, एक का नाम स्क्वायर, एक का नाम रोम्बस। कंडीशन होती थी अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल बन जाता था। किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 है, चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाता था। किसी भी पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस बन जाता था। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा अच्छे से, ठीक है। तो टेंशन मत लेना ये सब चीजें। चलो अच्छा, क्वाड्रिलेटरल देखो, क्वाड्रिलेटरल मींस होता है, क्वाड मींस होता है 4, लेटर मींस होता है साइड, जिसमें 4 साइड होती है वो सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइड, ये सब क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। चलिए
अब हम लोग एंट्री करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं यार 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कोशिश करूंगा 2 या 3 तरीके से बताने, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटेंशनली एक सिंपल मेथड बताऊंगा, एक लेंथी मेथड। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस तो ये रही, और कह रहे हैं एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट्स को मिलाकर बनी है, 3,-1, मान लो ये एक पॉइंट्स है 3,-1 और 4,-2। देखिए कह रहे हैं कि अब आपको एंगल फाइंड करना है ना, फाइंड द एंगल, ठीक है, एंगल फाइंड करना है। अब पता नहीं वो इस एंगल की बात कर रहे हैं कि इस एंगल, तो आप तो होशियार बच्चे हो, हमको पता है कि अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो ऑप्टिक्स में थीटा होगा, पॉजिटिव आएगा तो बीटा होगा, या दोनों ही निकाल के हम लोग दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी इसमें। अच्छा जी, अभी बात सुनो, इस ये लाइन एल है, हमसे बोला गया एंगल बताइए, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन एम लेट कर सकते हैं, पक्की बात है ना, ठीक है जी। अच्छा, और इस लाइन का स्लोप हम इन 2 पॉइंट्स के स्लोप से भी तो निकाल सकते हैं क्या, तो m को ऐसे नहीं लिख सकते y2 - y1, -2 से ये क्या, तो -1 अपॉन 4 से 3 क्या 1, तो क्या m बराबर -1 नहीं आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आ गया, किस लाइन का, इस लाइन का, किस लाइन का, इस लाइन का। यार एक बताओ, m को tan थीटा बोलते हैं बचपन से, यस और नो, m क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना है -1। अब जाना पड़ेगा चैप्टर 3 क्लास 11th, -1 की वैल्यू होती है tan 135। अब यार ये पूछोगे सर कैसे, तो फिर बेकार बात है। तो थीटा कितना आ गया 135, किस किस के बीच का आ गया, इसके बीच का आ गया यार, ये बात समझा। क्योंकि हमने जो ये स्लोप लेट, हमने ये वाला जो स्लोप लेट किया, हमसे बोला गया था कि इस एक्स से ये वाली एक्सिस और इसके बीच का हमको क्या फाइंड करना, एंगल फाइंड करना, कितने का उन्होंने एंगल बनाया, पक्की बात है। तो मैंने कह दिया, मैंने आपसे कहा मान लो थीटा एंगल बनाया, तो पक्की बात है ना, थीटा एंगल बनाया, तो इस लाइन का स्लोप tan थीटा नहीं हो गया, यस और नो। और इस लाइन का स्लोप इस मेथड से भी निकाल सकते थे, तो वो दोनों होंगे तो बराबर ही। तो थीटा कितना आ गया 135, और बीटा कितना होगा 45। देखो पीछे आंसर, सर ये थीटा तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। हाँ तो इसीलिए तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो देखो 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 135 एंगल थोड़ी ना नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, वैल्यू नेगेटिव होगी। चमका तरीका, ये तरीका फिर से समझो। ये कह रहे हैं कि ये लाइन एल है, ठीक है, इस लाइन ने, मैंने आपसे कहा एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बनाया, तो इस लाइन का स्लोप पक्की बात है tan थीटा हो गया। और इस लाइन के 2 पॉइंट से हम यहां से भी स्लोप निकाल सकते हैं, और वो दोनों स्लोप होंगे तो बराबर ही, एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है लेंदी लगे, लेकिन हम यहां पे नंबर के लिए तो आते ही नहीं है, हमें चाहिए नॉलेज केवल, तो देखते हैं उसको भी। अच्छा जी, एक बात बताइए, एक लाइन ये है, समझते रहिए बात को ध्यान से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, क्या इस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 था, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना, तो m1 कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा, इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया है, कितना आया था -1 आया था, तो क्या हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही तो पढ़ते आए बचपन से कि 2 लाइंस के बीच में एंगल, पक्की बात है। तो tan थीटा m2 कितना -1, ये 0 है, और ये 1 प्लस ये भी 0 आ गया, पक्की बात है। तो tan थीटा हमारे पास कितना आ गया -1, और हमको पता माइनस से बाहर निकल गया, तो ये कितना आ गया +1, थीटा कितना आ गया, एक 45 होगा, तो एक कितना होगा 135 होगा, यस और नो। किसी तरीके से कर दो। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर यहाँ थीटा 135 लेके आ रहे सर यहाँ, अरे यार ये तो थीटा बीटा में कंफ्यूज मत होना कभी भी, 2 एंगल हमेशा आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइन ने इसको ऐसे कट किया, या 2 एंगल तो ऑटोमेटिक बन रहे हैं, यस। अब आप कहेंगे सर एंगल तो 4 बन रहे हैं, अरे यार हमको लेना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए बस, तो हम किसी तरीके से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आई या नहीं आई, पक्की बात देख लेना।
ठीक है, कर दो काम। और वैसे क्यों दो एंगल आएंगे, हमको पता है कि जब मॉडुलस हटता है प्लस माइनस नहीं आता है, सही बात है, इसलिए दो एंगल आएंगे, एक बार 130 एक बार 45। आगे 10 क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई इस एक्सरसाइज में अगर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 के चांस ज्यादा आने के, 3-4 नंबर में। कह रहे हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द, मतलब tan थीटा की बात कर रहे हैं। tan थीटा कितना दिया गया है 1/3। तो सुनो पॉजिटिव है तो पक्की बात है ये दोनों लाइन जो कट बीच में एक्यूट एंगल होगा। और सुनो ये 1/3 थीटा नहीं है, tan थीटा है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है। तो tan थीटा कितना दिया गया है 1/3। और एक लाइन का स्लोप है, दूसरे वाले का क्या है डबल है, बस ये बोला गया। मान लीजिए अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका 2m1 होगा, डबल का मतलब यही तो है। तो क्या ना भैया इनके स्लोप बताइए, बात खत्म। तो फॉर्मूला होता है यार tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा कितना है 1/√3, m2 कितना भैया 2m1 माइनस का m1 1 प्लस 2m1 इंटू m1। तो ये कितना हो गया m1 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। और हमको पता है मॉडुलस जब भी हटता है तो प्लस माइनस के साथ आते हैं। तो एक बार क्या लेंगे प्लस साइन, तो 1/3 cos प्लस m1/2m1 स्क्वायर। यार देखने से पता लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3m1। तो ये तरफ आएगा 2m1 का स्क्वायर माइनस का 3m1 प्लस का 1 इक्वल टू 0, 2 बन जा 2। तो ये हो गया, ये तो फैक्टर तो करने आते ही हैं, तो इसमें मत पूछ लेना क्या हुआ। गौरव पूछ रिया है, मजे ही लो जिंदगी के। ये हो गया। तो एक बार m1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 और एक बार कितनी आएगी 1/2। क्लियर है। अगर मान लो ये वाली लाइन एक बार m1 है तो दूसरी वाली डबल हो जाएगी इसकी। हाँ ये इसको लेट करेंगे, ये बनाएगा, इसको इसके बराबर रखेंगे तो प्लस 1/2 आएगा। अगर m1 एक बार 1 है एक बार 1/2 तो दूसरा वाला डबल होगा ना इसका, 2 और 1 हो जाएगा, डबल कर देना। एक बार ऐसे ही ले लेना नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन करके भी कुछ ना कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्लियर है, पक्की बात है, देख लेना। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा भयंकर लॉजिक इसमें होना चाहिए। अब अगर कहीं पर आंसर नेगेटिव आया होगा सब तो कुछ नहीं होगा, उसने एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया होगा, बात खत्म। पक्की बात है ना। हाँ तो छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 3 क्वेश्चन बचे, खत्म करें। चलिए यार क्वेश्चन में 12 देखो, सुनो यार, ये कह रहे हैं ये 2 पॉइंट्स हैं एक लाइन पर हैं और उस लाइन का स्लोप m दिया गया। तो अगर ये हमको ये प्रूफ करना, अगर ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, मान लो ये रहे x1 y1 और ये कितना h, k, और इस लाइन का स्लोप m से रिप्रेजेंट के लिए बोला गया है, तो m बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y2 k माइनस का y1 h माइनस का x1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये प्रूफ करना था। अरे तुम्हारी क्या था भाई इसमें, मैंने तो इस पे ज्यादा छोड़ दिया, मुझे लगा थोड़ा लेंदी होगा। चलो अच्छा आंसर, अच्छा ये तो प्रूफ करना था। हाँ ये 3 पॉइंट्स में कोलिनियर है, एक लाइन में है, तो बस ये प्रूफ कर दो। तो अगर ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और हमको प्रूफ ये करना है, ठीक है, ये सब जो ऊपर लिखा है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है तो जो ए बी का स्लोप होगा और बी सी का स्लोप होगा बराबर होंगे, पक्की बात है। तो स्लोप ऑफ हम बी सी पहले लेते, कर लो क्या करोगे, स्लोप ऑफ ए बी। चलो बी सी हमने पहले लिया क्योंकि इनके स्लोप तो बराबर ही है। तो चलो इसका स्लोप निकालो यार पहले, k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, बी माइनस 0 a माइनस एच, पक्की बात है। तो ये 0 माइनस से 0 तो हटा ही सकते हैं, और ये b माइनस 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई, k का एक के साथ a के, इसका इसके साथ h के, माइनस का ab प्लस का bh इक्वल्स टू माइनस का
ए बी, माइनस के बी से माइनस के बी शहीद हो गए। अब ये ए के इधर है, बी एच इधर है, इधर लेके आ जाओ एच के का। अब यहाँ पे आ गया हमको ये प्रूफ करना, अब तुम होशियार हो, आर एच एस में 1 लाना है, यहाँ एच के है भैया, 1 कैसे लाएंगे जब एच के में एच के से डिवाइड कर देंगे, तो कर दो यार दोनों तरफ डिवाइड, आ गया आंसर। के से के गया, एच से एच गया, ये सब गायब, तो ए अपॉन एच चमका। मुझे नहीं लगता कोई डाउट, लास्ट क्वेश्चन और उसे भी करके गंगा नहाते हैं फिर। अब ये एक ग्राफ दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, इधर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन इन करोड़ और इधर ईयर्स बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इधर कौन सी, हाँ 1985 में, मान लो इंडिया ही होगा क्योंकि इंडिया जनसंख्या में तो आप समझ रहे हो ना, 1985 में 92 करोड़ पॉपुलेशन एक कंट्री है, 1995 में 97, तो इसी रेशियो से अगर बढ़ रही तो ये बताओ कि 2010 में उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी। तो 2010 में मान लो यहाँ पे, तो 2010 y तो फाइंड करना है हमको, एक सीधी लाइन है ऐसा बोला गया है, तो क्या इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर नहीं होगा, इन दोनों का स्लोप बराबर रख दो, ये c है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अच्छा एक चीज, अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ और आप लोग एक बात सुनो और बताना ये मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। आपने सुना होगा हम सब लोग आजकल बड़े वो चल रहे हैं, मतलब कि बेरोजगारी 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 चलता है ना, यूट्यूब पर देखो तो हर कोई सरकार को मतलब दोष दे रहे हैं ये वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर पॉपुलेशन ऐसे ही रही ना तो बेटा कोई सी भी सरकार आ जाए, कोई सी भी, आप ऐसे ही रोते रहोगे। जबकि हम यूथ को आना चाहिए कि भैया एक ऐसा बिल आना चाहिए जो कि पॉपुलेशन को भी रोके, स्टॉप, कंट्रोल करे उस चीज़ को, उस पर हम लोग नहीं बोलते। पता है क्यों रीज़न, पता है क्यों? क्योंकि अगर आज 2020 अगर आज हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे तो इसका असर दिखेगा आज से 50 साल बाद जाके, ठीक है ना। अगर आज आपने कैंपेन चलाया जनसंख्या नियंत्रण पे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 50 साल बाद, और हम लोग चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, हम अपना फायदा चाहते देश का नहीं। इसीलिए आप देख रहे होगे यूट्यूब पर भी हर जगह सब कोई, अरे यार इस पर भी बोलो जनसंख्या पर, क्योंकि ये ऐसे ही बढ़ेगी तो ऐसे बेरोजगारी बढ़ेगी, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, देखना ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ये।